धौलपुर जिले के स्थानीय प्रधान कॉम्प्लेक्स में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होलकर ने भारतीय संस्कृति की कीर्ति ध्वजा को दशों दिशाओं में फहराया है। उन्होंने हिंदू परंपरा और मान्यताओं के अनुकूल आदर्श शासन और राज्य व्यवस्था की भी स्थापना की है। उनका जीवन शासन लोक कल्याण को समर्पित था। नीमका थाना के खेतड़ी नगर के सुभाष मार्केट स्थित सूर्य कुंड मंदिर में भोजपुरी सांस्कृतिक समिति खेड़ी और नगर के तत्वाधान में बिहारी समुदाय के लोगों ने 2 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ धूमधाम से किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केसीसी कार्यपालक निदेशक डीवी गुप्ता और महिला समाज अध्यक्ष रीना गुप्ता की मुख्य यजमानी में पंडित सुमन तिवारी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। पूजा के दौरान व्रतधारी महिला और पुरुषों ने सूर्य कुंड में अस्त होते भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए उपवास किया। राजस्थान के भरतपुर में 19 नवंबर को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC द्वारा मेगा जॉब फेयर कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के मार्गदर्शन में हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनी से जोड़ता है, साथ ही उन्हें उद्योगों के अनुसार सॉफ्ट स्किल और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और कुशल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अजमेर जिले के नसीराबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर जयपुर भीलवाड़ा की बुकिंग पिछले 2-3 दिनों से समय पर नहीं खुलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को समय पर टिकट नहीं मिलने से बसों के परिचालन उन्हें यात्रा करने से रोक रहे हैं। बता दें कि जब तक बुकिंग खिड़की नहीं खुलती तब तक यात्री टिकट के लिए भटकते रहते हैं। नसीराबाद बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की ओर से बुकिंग के लिए एजेंट नियुक्त किए गए हैं, जहां प्रति माह 15,000 से अधिक टिकटों की बिक्री होती है। इसके बावजूद भी बुकिंग एजेंट अपनी मनमर्जी से टिकट बुकिंग खिड़की को बंद कर गायब हो जाते हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हरीश मीणा ने कई कटाक्ष किए और इस दौरान नरेश मीणा ने पलटवार करते हुए हरीश मीणा पर जुबानी जंग शुरू कर दी है। नरेश मीणा ने फिर हरीश मीणा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और कहा कि चेयरमैन से लेकर प्रधान बनने तक हरीश मीणा ने पैसे लिए हैं। पहले पुलिस में रहकर भ्रष्टाचार किया, तब राजनीति में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इस दौरान हमारे टोंक संवाददाता कजोर गुर्जर ने नरेश मीणा से खास बातचीत की। प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाकर समर्थन आशीर्वाद मांगे और उसी तहत हम आज आपके सामने गांव में घूम रहे हैं और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। यहाँ के लोग त्रस्त हैं राजनीति से। यहाँ के लोग राजनीति से नफरत करने लगे, नेताओं से नफरत करने लगे। जिस भी गाँव में मैं जाता हूँ माता बहनें नेताओं को गालियाँ देती है और वो कि जिनको वोट दिया वो दोबारा मुड़कर हमारे पास नहीं आया। अब हमें नया लड़का है, नए व्यक्ति से हमें उम्मीद है कि नया जो आप जो जिस तरह की वो कहते हैं कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो उससे हमें भरोसा हुआ है कि नरेश मीणा हमारे लिए कुछ करेगा और इसलिए मेरे को विश्वास है कि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और विधानसभा भेजेगी। देखिए, कल कार्यक्रम था, वहाँ पर हरीश मीणा ने आप पर एक बड़ा हमला बोला है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखो, हरीश मीणा को यहाँ सब लोग जान चुके हैं। चेयरमैन का टिकट बेचा, प्रधान का टिकट बेचा, अभी लोकसभा का टिकट बेचा। और मैं तो मैं जो नहीं जान रहे उनको ये भी बताना चाहता हूँ, इस हरीश मीणा का जवाहर सर्कल में सिद्धार्थ नगर में बीघाओं का फार्म हाउस है, इसका सिरसी रोड पे बीघाओं का सैकड़ों बीघा की जमीन है। ये केवल पूरी जिंदगी में भ्रष्टाचार इसने किया है। इसका जो लड़का है हनुमंत नाम का, वो हनुमंत नाम का जो लड़का है वो 4 रुपए सैकड़ा में ब्याज पे पैसे का धंधा करता है। वो मेरे पास तो आज ऐसी खबर है कि अगर मैं विधायक बन गया तो शायद हो सकता है कि बहुत बड़े मुकदमे इनके खिलाफ ओपन होंगे, क्योंकि अभी तक लोग डरे हुए हैं, लोग इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। लेकिन अगर यहाँ चेंज होता है सिस्टम और अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो इनके बहुत सारे खुलासे होंगे और इनको जेलों में भेजेंगे। बात करें सर, किन मुद्दों को अगर आपको मौका मिलता है, किन मुद्दों को आप प्रायोरिटी देंगे? यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, आप नंगे पांव चलकर लोगों को सुन रहे, क्या कहेंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पानी की समस्या हर गांव में है और एक गांव तो कल ऐसा मिला जहां माता बहनें पैसों से टैंकर मंगवाकर पानी पीती है।
मेरा ये मन है कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैंने ये कह रखा है कि भाई मैं सबसे पहले तो पैदल खाटू श्याम जी जाऊंगा, वहां ढोक लगाने के बाद यहाँ आऊंगा और मैं विधानसभा में तभी पैर रखूंगा जब पहले ही जनता के यहाँ प्यास बुझा दूंगा, जनता के घरों तक पानी पहुंचाऊंगा। क्योंकि यहाँ का पानी जयपुर जा सकता है, यहाँ का पानी अजमेर जा सकता है और यहाँ 15-20 किलोमीटर जहाँ देवली उनियारा के बीच में ये बनास नदी जा रही है, उसके बावजूद यहाँ पीने का पानी नहीं है। उसके अलावा जो बजरी का मामला है, यहाँ बजरी का करोड़ों रुपए का धंधा होता है, बड़े बड़े बजरी माफिया बड़े बड़े नेताओं साठ गांठ करके डंपर उनके चल रहे हैं, आम व्यक्ति को, आम किसान को एक टोली रेत नहीं मिलती। मैं चाहूंगा कि अगर मेरे बनने के बाद जिस तरह से वो डंपर चल रहे हैं उनको बंद कराएंगे, यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो आम व्यक्ति है, उनको सुलभ कम उसमें उनको बजरी का उपलब्धता करवाएंगे। प्लस यहाँ सड़कें हैं, यहाँ भ्रष्टाचार जो ऑफिशियल भ्रष्टाचार है, जो सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, चाहे वो थाना हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे वो पटवार घर हो, उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम नरेश मीणा करेगा। छात्र और युवा जो नयापन चाहते हैं, राजनीति में परिवर्तन चाहते हैं, जो रूढ़िवादी जो डरने की राजनीति उसको बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं और छात्र युवाओं के दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हर समाज का, सर्व समाज का छात्र युवा नरेश मीणा की मदद कर रहा है। वो चाह रहा है कि उनका भाई, उनका युवा साथी विधानसभा में पहुंचे। बिल्कुल, ये थे मीणा जिनका कि युवा हमारे साथ है और लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस टॉक। जोधपुर अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के मामले में शव मिलने के 8वें दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं आज पुलिस ने आला अधिकारी अनीता के पति मनमोहन और बेटे राहुल को पुलिस में जांच के सहयोग करने के लिए सफीना नोटिस देने के धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन धरना स्थल से दोनों ही गायब थे। इसके बाद पुलिस मनमोहन के सरदारपुरा स्थित निवास पर पहुंची, वहां पर भी ताला लगा हुआ था। इसके बाद वहां पर भी नोटिस लगा दिया गया है। सबसे पहले इस मामले को पुलिस लूट के इरादे से की गई हत्या बताते हुए मामले में मुख्य अभियुक्त गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को गिरफ्तार किया था। अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार से दूर है। हाँ, हमने आज काफ़ी बार पहले भी नोटिस दे चुके हैं, आज फिर से नोटिस दिया है जांच में सहयोग के लिए और अपना बयान देने के लिए, जो भी साक्ष्य है वो पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए। हमने वहाँ पर उनके घर में भी चस्पा कर दिया है और वो जहाँ पर है वहाँ भी चस्पा कर दिया है। एक बार उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसके हिसाब से फिर हम अपना आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। धरने पे बैठे हैं, मतलब नोटिस देने गए, ना घर पे मिले और ना धरना स्थल, वहाँ की कहाँ गायब होगी? वहाँ पर तो हमें नहीं मिले, वहाँ आसपास ही वो शायद थे, बट उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं लिया। तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि भाई हमने वहाँ पर चस्पा कर दिया और उनके घर के बाहर भी चस्पा कर दिया है। बाकी एक बार देख लेते हैं भाई उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इसके ऊपर, वो हमसे कुछ बात करते हैं या नहीं करते हैं, आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से करेंगे। सर, आज शव मिलने का 8वां दिन हो गया है, अभी तक जो है मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और पुलिस किन किन एंगल से इस मामले की जांच कर रही है? क्या क्या एंगल पुलिस के सामने है जांच के लिए? इसमें सारे एंगल्स जो भी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं उन सब पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो कि क्लोज हुआ है या फिर जिस पर जांच नहीं चल रही है। सुनीता के एक ऑडियो में बोलती है कि फोटो है, वीडियो है, तो क्या ब्लैकमेलिंग के एंगल से भी जांच होगी? सब कुछ जैसा मैंने कहा कि सारे एंगल्स पे जांच होगी। मैं समझ रहा हूं सरकार तो 24 घंटे तैयार रहती, बोले चाहिए सरकार के दरवाजे, बोले चाहिए चारों दरवाजे खुले और 24 घंटे खुले। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो परिजन तो वहाँ यहाँ से नागौर जाने की बात करें न्याय के लिए बेनीवाल के पास। अब देखिए, इस घटनाक्रम की जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार का संगीन अपराध है, इस संगीन अपराध को जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट जिस प्रकार से जांच कर रही है, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट किसी के दबाव में नहीं है, नंबर 1, और वो किसी भी तरीके के, किसी भी लेवल के, चाहे इस अपराध में क्षणिक भी योगदान था, वो पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं है। सोजत सिटी के बोरना परिवार का भव्य पैदल यात्रा आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने सूकड़ी नदी से गाजे बाजे के साथ यात्रा निकाली है।
बता दें कि क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा संगसूकरी नदी स्थित पूर्णेश्वर धाम के पास नवनिर्मित नामा माता मंदिर में गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। यहां पर संघ देसूरी स्थित नामा माता मंदिर पहुंचेगा, जहां दर्शन करने के बाद राजसमंद जिले में स्थित चारभुजानाथ गढ़बोड़ पहुंचेंगे, जहां दर्शन कर संघ देश के सुख समृद्धि शांति की कामना करेगा। इसके बाद संघ पुनः देसूरी स्थित नामा माता मंदिर पहुंचेगा, जहां पर छठे वर्ष ध्वजारोहण और विशाल भजन संध्या में भाग लेकर आयोजित महाप्रसादी ग्रहण करेगा। कोटपुतली में उप कारागृह पहुंचे एसडीएम ब्रजेश कुमार और एएसपी वैभव शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उप कारागृह में विभिन्न व्यवस्थाओं और खाद्य सामग्री का अवलोकन किया। एएसपी वैभव शर्मा ने बताया कि रूटीन निरीक्षण में उप कारागृह में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। निरीक्षण में कोटपुतली के उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र भोगर और थानाधिकारी राजेश कुमार और अन्य पुलिस थानों के जाब्ता भी मौजूद रहा। ये पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारे रूटीन चेकिंग का एक सर्कुलर आया हुआ है, उसी के तहत आज निकटवर्ती थाना पुलिस लगभग 5-6 थानों की जाब्ता, पुलिस लाइन का जाब्ता, ऑफिस का जाब्ता और हमारे 2 डिप्टी एसपी और एसडीएम कोटपुतली के साथ जेल का निरीक्षण किया और सभी बैरिकों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ऐसे कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आगामी दिनों में भी इस तरह की तलाशी चलती रहेगी। पुलिस को किस तरीके से आपके द्वारा निर्देशित किया गया है जेल प्रशासन के? नहीं, इनका ब्रीफिंग करके लाए थे पुलिस लाइन से और इन्हीं संदर्भ में ब्रीफिंग की थी कि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक अगर सामान मिलता है, किसी तरह की कोई सिम या इस तरह का कोई वेपन अगर मिलता है तो उसको रिकवर करके फिर संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीनमाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक अवैध देसी बंदूक, टोपीदार बंदूक को जब्त की गई है। इस कार्रवाई के लिए एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शंकुर खान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वही कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई, जिसमें एएसआई भेराराम बिश्नोई और उनकी टीम ने सरहद कुशलपुरा में कार्रवाई को अंजाम दिया।